हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अभ्यास सीरीज़ में। ये हमारी सीरीज़ दिसंबर एग्जामिनेशन तक चलने वाली है और उसके बाद भी जो एग्जामिनेशन आएंगे उसके लिए फिर से हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का ये 18 सितंबर का सेशन है और अभी लाइक कर देंगे इस वीडियो को और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ यूट्यूब इस काम को दूसरों तक रेकमेंड करता है। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, है ना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंडेड सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है। पहला है हाइपोथेसिस आर टेस्टेड बिफोर डेटा कलेक्शन, यानी डेटा संग्रह से पहले परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी में। दूसरा है थ्योरी इज डेवलप्ड इंडक्टिवली फ्रॉम डेटा, यानी सिद्धांत डेटा से आगमनात्मक रूप से विकसित किया गया है। तीसरा है डेटा इज कलेक्टेड बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज, यानी डेटा पहले से मौजूद सिद्धांतों के आधार पर एकत्र किया जाता है। और चौथा है इट इज़ ओनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी जो ग्राउंडेड थ्योरी है इसका उपयोग केवल मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंडेड सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है। तो देखिए इसकी विशेषता जानने से पहले हमें ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में समझना होगा। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? ये एक गुणात्मक अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च इंग्लिश में। तो ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है और ये क्या करता है, ये जो है ना डेटा से अगर आप कोई थ्योरी डेवलप करते हो, जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास गए और वहाँ से आपने कुछ डेटा इकट्ठा किया और उसी से आप थ्योरी जो है वो बना रहे हैं, उसी से आप थ्योरी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस से। यानी पहले से अगर कोई रिसर्च हुआ है तो उसके ऊपर आप जो है नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि आप अपने ही डेटा से कुछ ना कुछ फाइंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, है ना। ये एक इंडक्टिव अप्रोच है, याद रखिएगा, इंडक्टिव अप्रोच है। इसमें आप इंड्यूस करते हो, धीरे धीरे करके इसमें आप जोड़ते हो चीज़ों को। तो ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसे नए थ्योरी को डेवलप करने के लिए आपके डेटा कलेक्ट जो आपने किया उसके बेसिस पे और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इसको बनाया गया है। और आप एग्जिस्टिंग थ्योरी से स्टार्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप ग्राउंडेड थ्योरी में ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और उसके जरिए जो भी डेटा आपको मिलता है उसके आधार पर अपनी थ्योरी बनाते हैं। तो रिसर्चर जो है डेटा कलेक्ट करते हैं और पैटर्न को देखना चाहते हैं कि क्या पैटर्न आ रहा है उनके डेटा में, और फिर उस पैटर्न से एक थ्योरी की तरफ वो पहुंचते हैं, तो इंड्यूस करते हैं वो। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि एक पजल होता है ना, पजल जो आप सॉल्व करते होंगे, या फिर आप पजल जानते हो ना कि छोटे छोटे पीसेस होते हैं और उनको जोड़ के हम एक बड़ा पीस बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है ना। पजल जो छोटे बच्चों के खिलौनों में भी आपने देखा होगा, तो वही पजल जो है उसमें आप जैसे पीसेस को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही इस वाले जो थ्योरी है इसमें डेटा को आप इकट्ठा करते हैं इस मेथड में। और फिर आप क्या करते हैं, उस पजल को देखते हैं कि भाई पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अगर मैं सेट करूंगा तो ये पजल सही बैठेगा। फॉर एग्जांपल एक सनराइज का सीनरी है, एक सूर्योदय का जो है सीनरी है, और उसमें अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, तो आप जो है उन पार्ट्स को एक जगह पे लाना चाहते हो पैटर्न देखकर, और फिर जब आप धीरे धीरे उसको पास लाने लगोगे तब आपको एक बड़ा पिक्चर दिखेगा, एक बिग पिक्चर दिखेगा कि हाँ ये पजल जो है ये कैसा होना चाहिए, और वही वो थ्योरी होती है जो इससे हम डेवलप करते हैं। तो ये थ्योरी जो है ना वो डेटा से ही ग्रो होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थ्योरी इज डेवलप्ड इंडक्टिवली फ्रॉम डेटा, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, सिद्धांत डेटा से आगमनात्मक रूप से विकसित किया गया है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। और एक और बात बता दूं कि आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में दीजिए। और आपने जैसे कैसे इसमें आंसर करना है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है तो आप ऐसे 2 लिख के और सामने में ऑप्शन लिख देंगे, जैसे ए है तो ए लिख देंगे, और ऐसे करके आप अपना उत्तर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया अनुसंधान की विशेषता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यानी क्रिया अनुसंधान के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। बताइए पहला है इसमें एक परिकल्पना परीक्षण दृष्टिकोण शामिल है, यानी एक्शन रिसर्च में एक हाइपोथेस्टिक अप्रोच होता है। दूसरा है यह वास्तविक समय आभास में विशिष्ट समस्याओं को हल करना चाहता है, इट सीक्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन रियल टाइम प्रैक्टिस। तीसरा है यह पूरी तरह से गुणात्मक डेटा पर निर्भर करता है, इट रिलाइज सोलली ऑन क्वालिटेटिव डेटा। और चौथा है
इसमें प्रतिभागी सहयोग शामिल नहीं है, यानी डज नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट कोलैबोरेशन। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है। एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। अपने जो भी आंसर होंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो बताने से पहले हम एक्शन रिसर्च समझ लेते हैं। एक्शन रिसर्च क्या है? ये एक साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल प्रोसेस क्या होता है? जैसे आप इसमें क्या करते हो कि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन के जरिए, है ना। तो यानी कि आप ऐसा इंक्वायरी कंडक्ट करते हो कि आप जो है ना कोई भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली अगर आप सॉल्व करना चाहो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और उसका कैसे प्लान करोगे, उसको प्लान करके, एक्शन करके, ऑब्जर्वेशन करके और रिफ्लेक्शन करके उसको सॉल्व करना चाहोगे। तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। तो इसमें हाइपोथेस्टिक अप्रोच से कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक डेटा पर यह निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसमें जो है मात्रात्मक डेटा की भी आवश्यकता होती है। और इसमें जो है कह रहा है कि प्रतिभागी सहयोग शामिल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें पार्टिसिपेंट्स तो जरूरी होंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यह वास्तविक समय अभ्यास में विशिष्ट समस्याओं को हल करना चाहता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है रियल टाइम प्रैक्टिस में। इसी को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। अब हमारा अगला क्वेश्चन हायर एजुकेशन से है आपके। तो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बताइए निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निर्माण की सिफारिश की। पहला है राधाकृष्णन कमीशन यानी राधाकृष्णन आयोग, दूसरा है मुदलियर कमीशन या आयोग, तीसरा है कोठारी कमीशन या आयोग, और चौथा है सरकार कमेटी। इनमें से किसने रिकमेंड किया था कि जो IITs हैं उनका निर्माण किया जाए? तो देखिए, अगर IITs के निर्माण की बात करें तो इसको रिकमेंड किया था किसने? आप अपने आंसर को जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैंने बताया है ना कि अगर 3rd आपका क्वेश्चन है तो 3 लिख के और अपने ऑप्शन को सामने लिख दीजिए। इसका सही उत्तर होगा सरकार कमेटी। 4th ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। सरकार कमेटी कब आई थी? तो ये 1946 में आई थी ये कमेटी, और इसने ही रिकमेंड किया था IIT को स्टैब्लिश करने के लिए। ये इंस्टीट्यूट्स जो है ना, इनका मेन लक्ष्य क्या था? एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, है ना, कि इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में जो है ना ये सबसे बेस्ट बनना चाहते थे। और आज जो है ये सही साबित हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में इनका एक बेहतर रैंक है, और जो IITs हैं उनमें IIT मद्रास जो है अभी सबसे टॉप पर है, याद रखिएगा। तो देखिए, जो IITs हैं इनको सरकार कमेटी ने ही रेकमेंड किया था कि इनका एस्टेब्लिशमेंट हो, ताकि एडवांसमेंट हो सके और बेहतर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके इंडिया में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्वायत्तता की अवधारणा को पहली बार किस रिपोर्ट द्वारा उजागर किया गया था? ये भी आपके हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वाज फर्स्ट हाईलाइटेड बाय विच रिपोर्ट? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, मार्क कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और कैसे करना है? जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख के और सामने में उसका ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दूसरा है राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट 1948 यानी राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट जो 1948 में आई थी। तीसरा है कोठारी आयोग की रिपोर्ट या कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1966। और चौथा है यशपाल समिति रिपोर्ट या यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009 में ही आया था। बताइए किसने ऑटोनॉमी हायर एजुकेशन के लिए जो है ना हाईलाइट किया था पहली बार, कि हायर एजुकेशन संस्थान या उच्च शिक्षा के जो संस्थान है इनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए, इनको अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए जो है आप फ्री हैंड दीजिए। तो सबसे पहले राधाकृष्णन कमीशन जो 1948 में आया था, इन्होंने ही बात किया था इन हायर एजुकेशन के ऑटोनॉमी के लिए, स्वायत्तता के लिए। और राधाकृष्णन कमीशन सबसे पहले रिपोर्ट था जो ऑटोनॉमी को रेकमेंड किया था यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडिया में। क्योंकि एकेडमिक फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। अगर आप करिकुलम या पाठ्यक्रम को बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर गवर्नेंस करना चाहते हैं तो फ्री हैंड देना जरूरी है। सभी चीज़ अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तो इससे जो है बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा उच्च शिक्षा का, और ख़ासतौर से भारत जैसे देश में। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक प्रदूषक है? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉल्यूटेंट? पहला है
आर्द्र भूमि से मीथेन यानी मीथेन फ्रॉम वेटलैंड्स। दूसरा है वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम व्हीकल्स। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फैक्ट्रीज यानी कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है। या फिर जलते हुए कोयले से कण पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम बर्निंग कोयल। बताइए कौन सा जो है इनमें से नेचुरल पॉल्यूटेंट है यानी प्राकृतिक प्रदूषक है। ये जो है ना, नेचुरल पॉल्यूटेंट क्या होता है, ये कि नेचुरली जो है अवेलेबल होता है। तो देखिए अगर हम नेचुरल पॉल्यूटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ नेचर की बात आ जाएगी। अगर आप गाड़ियों से निकलने वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये नेचुरल कैसे हुआ, ये तो आर्टिफिशियल ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का जो है इंटरफेरेंस आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज में, अगेन फैक्ट्रीज कौन लगाता है, ह्यूमंस, तो ये नेचुरल थोड़ी हुआ, ये भी नहीं होगा। कोल बर्न कर रहे हो आप, ये भी नेचुरल नहीं है। लेकिन जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स है, इनसे मीथेन निकलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऐसे कीचड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा दलदल होता है, और उस दलदल में क्या होता है ना, मीथेन निकलता है, कुछ चीज़ें सड़ती हैं, उससे मीथेन निकलता है, और ये जो एक नेचुरल पॉल्यूटेंट होता है आर्द्र भूमि से मीथेन, इसका करेक्ट आंसर होगा। मीथेन एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता होना चाहिए, CH3 इसका फॉर्मूला है, और नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, ये वेटलैंड से निकलता है, एक नेचुरल सोर्स के तौर पे एक्ट करता है ये। और दूसरे ऑप्शंस जो भी हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जिसे हम कहते हैं, तो ये तीनों जो है ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज यानी मानव जनित जो भी स्रोत हैं वो इनके हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट स्पेसिफिकली एड्रेसेस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बाय लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। बताइए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता विशेष रूप से विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों द्वारा जलवायु परिवर्तन शमन को संबोधित करता है। पहला है आपका रियो शिखर सम्मेलन यानी रियो समिट, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, और चौथा है पेरिस एग्रीमेंट। आपको मैं एक और यहाँ पर असाइनमेंट देता हूँ, कह लीजिए, ये क्लास एंड होने के बाद, और अभी आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, और जब भी मैं आपको ये प्रैक्टिस सेशंस करा रहा हूँ तो आप अपने नोटबुक साथ में लेके बैठिए, है ना, जिसमें आप कुछ नोट्स लिखते रहिए। तो बताइए आपको ये लिखना है कमेंट सेक्शन में जाके इस सेशन के एंड में कि रियो समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट ये कब आए थे, ये लिखना है आपको, ठीक है, सबके बारे में कि रियो समिट कब आया था, इनका ईयर लिख देना है ना। जैसे आपको पता है कि भाई एक बता देता हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे 1987 में आया था, तो ये आपको जो है ऐसे लिख देना है 1987, और वैसे ही करके आप इनके पहले लेटर जैसे R, M, K और P ऐसे लिख के और उनके सामने ईयर लिख देना है। ओके, बताइए कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है ना वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है, और लीगली बाइंडिंग टारगेट देता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए दिया था इसने। लीगली बाइंडिंग टारगेट मतलब अगर आप नहीं पूरा करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा पहला जो आपके पास एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल था वो कौन सा था? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल है ना, 1997 में आया हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। मैं आपको इसका भी ईयर बता देता हूँ, 1997 में आया था ये, और ये पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो लीगली बाइंडिंग टारगेट्स दे रहा था, यानी कानूनी तौर पे बाध्य लक्ष्य दे रहा था इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करें, है ना। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो वो कर रहे थे बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और इसीलिए ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फ्रेमवर्क के लिए वन ऑफ द अर्लीस्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फ्रेमवर्क साबित हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 में आया हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शैनन और वीवर के संचार के मॉडल में एंट्रोपी को संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? इन शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंट्रोपी रेफर्स टू। बताइए एंट्रोपी शैनन वीवर मॉडल में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जो है चांसेस हैं कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए। पहला है संदेश की सुव्यवस्था यानी द ऑर्डरलीनेस ऑफ द मैसेज। दूसरा है संचार में अनिश्चितता की कमी यानी कि द रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी इन कम्युनिकेशन। तीसरा है द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द मैसेज यानी संदेश की पूर्वानुमितता। और चौथा है द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और डिसऑर्डर इन द मैसेज यानी संदेश में अनिश्चितता या विकार का माप। अपने आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि 7th क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। यहाँ पर 4 से 5 सेकंड का पॉज लेते हैं और फिर बताऊंगा मैं आपको कि इसका सही उत्तर क्या है। देखिए अगर शैनन वीवर मॉडल के बारे में बात करें तो आपको भी पता है कि ये जो है ना वन वे कम्युनिकेशन के बारे में बात करता था, है ना। वन वे कम्युनिकेशन मतलब क्या है, एक तरफा, इसमें फीडबैक का कोई मैकेनिज्म नहीं था। नॉइज़ को पहली बार जो है ना इसी मॉडल ने
हाईलाइट किया था कि नॉइज़ नाम की चीज़ भी होती है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दी। पहला है कि ये वन वे कम्युनिकेशन, दूसरा है इसमें कोई फीडबैक की मैकेनिज़्म नहीं, तीसरा है कि इसमें नॉइज़ जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एंट्रोपी क्या होता है शैनन एंड ब्रूअर मॉडल में? देखिए एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि इन्फॉर्मेशन थ्योरी से लिया गया है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी, और ये बताता है कि जो भी मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है ना किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो वो मैसेज जो है ना उसमें कितना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज़ होता है ना कि आप उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है ना ऐसे होगी और वो वैसी साबित होती है, लेकिन कई बार मैसेज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना उसका क्या लेवल है, किस लेवल तक, किस डिग्री की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, यही दर्शाता है एंट्रोपी। कोई भी मैसेज में कि कितना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कितना अनिश्चितता है। कोई होता है ना कि ये चीज़ अनिश्चित है, आप कोई मैसेज भेज रहे हो है ना, तो उसमें कितनी अनिश्चितता है उसको दर्शाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एंट्रोपी को रेफर करते हैं। और देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और डिसऑर्डर इन द मैसेज। संदेश में अनिश्चितता या विकार का माप, यही इसका सही उत्तर होगा। शैनन ब्रूअर मॉडल में एंट्रोपी का मतलब यही होता है। ओके, नाउ 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन भी कम्युनिकेशन से ही है, 7वां भी कम्युनिकेशन से था। तो ये है इंट्रापर्सनल संचार को सबसे अच्छा वर्णित किया गया है। बताइए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब किया गया इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में? पहला है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच में संचार होता है तो उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ऐसा ये कह रहा है। दूसरा है कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, मतलब अपने भीतर आप संचार करते हैं तो इसको आप कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा है कम्युनिकेशन विद इन अ ग्रुप, यानी एक समूह के भीतर आप संचार कहते हैं, इसको आप कम्युनिकेशन जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और चौथा है कम्युनिकेशन विद अ लार्ज ऑडियंस, इसको आप बड़े दर्शकों के साथ संचार करने को आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मैंने आपको कई बार बताया है कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या डिफरेंस होता है ना। इंटर और इंट्रा, ये दो वर्ड अगर आप याद रखोगे तो इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर 1 सेकंड में आप दे सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? ऐसे 8 लिख के और इसके सामने ऑप्शन लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देखिए मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। आप अगर खुद से ही कम्युनिकेट कर रहे हो, खुद से ही जो है बातचीत कर रहे हो, उसको आप कहते हो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि इंटरनल डायलॉग हम इसको कह सकते हैं। ये आपके अंदर चलने वाला इंटरनल डायलॉग है और ये एक इंडिविजुअल के अंदर खुद ही होता है। जैसे आप बैठे हुए हो और आप खुद ही सोचते हो कि मुझे आज ये काम कर लेना चाहिए, या फिर मुझे इस बार JRF निकालना है, ये खुद से आप बात कर रहे हो, इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब खुद से ही आप बात कर रहे हो, खुद के ही चीज़ों को अपने आप से ही डिस्कस कर रहे हो, सोच रहे हो कैसे अपने आप को बेटर बनाए, सोच रहे हो अपने ही बारे में, इमोशनल प्रोसेसिंग आप करते हो, उस समय पे आप इंटरनल डायलॉग करते हो, तब ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और मैंने आपको कई बार याद दिलाने की कोशिश की है कि इस कैसे याद कर सकते हो। जैसे इंटर है, यानी कि जैसे इंटर सिटी ट्रेन चलती है ना, तो इंटर सिटी मतलब दो सिटी के बीच में, है ना, वैसे ही इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच में हो गया। तो ये तो इंटर हो गया, तो ये नहीं होगा। दूसरा है कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन, अपने भीतर संचार। तीसरा है कम्युनिकेशन विद अ ग्रुप, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। कम्युनिकेशन विद अ लार्ज ऑडियंस, तो ये मास कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना, और ये भी जो है नहीं होगा। इसका करेक्ट जो उत्तर है, जो करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल जो है उसमें क्या होता है, ये पूछा जा रहा है कि फ्लिप किए गए कक्षा मॉडल में क्या शामिल होता है। ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन है। पहला है कक्षा के दौरान सक्रिय सीखने और घर पर निष्क्रिय सीखने में संलग्न छात्र, यानी जो स्टूडेंट जो है ना वो एक्टिव लर्निंग करता है क्लास के दौरान और पैसिव लर्निंग करता है अपने घर पे, इसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। या फिर द टीचर डिलीवरिंग लेक्चर्स ड्यूरिंग क्लास एंड स्टूडेंट्स डूइंग होमवर्क एट होम, यानी टीचर क्लास में लेक्चर देते हैं और घर पे जाके होमवर्क करते हैं बच्चे, इसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं, ऐसा है। या फिर स्टूडेंट्स स्टडिंग कंटेंट एट होम एंड एंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग ड्यूरिंग द क्लास, यानी छात्र घर पर सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं और कक्षा के दौरान सक्रिय सीखने में संलग्न है।
और चौथा है अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स ओनली लिसन टू लेक्चर्स, यानी एक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जहाँ छात्र केवल व्याख्यान सुनते हैं। बताइए इनमें से फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वो कौन सा है? तो फ्लिप्ड क्लासरूम जो है ना, ये एक बहुत ही मॉडर्न मेथड है और हम कह सकते हैं कि एक नया तरीका है क्लास में पढ़ाने का, बच्चों को अधिगम कराने का बेहतर ढंग से। इसमें क्या हम करते हैं, एक फ्लिप्ड क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स को जो है ना वो दे देते हैं कि भाई आप ये कंटेंट घर से पढ़ के आइए और फिर कक्षा के दौरान आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और फिर जो है, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज है उस चीज़ का, तो उसके ऊपर आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बिल्ड करिए। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में स्टूडेंट रिव्यू करता है इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को घर पे, उनको वीडियोज़ या रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके ज़रिए, है ना। और उसके बाद से वो क्लास में आता है तो वहाँ पर क्लास में क्या होता है, डिस्कशन होता है। वो डिस्कशन उसके सहपाठी या फिर उसके कॉलीग से भी हो जाता है, उसके टीचर से भी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो इन्वॉल्व होता है, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ वो करता है जिसमें वो अच्छे से लग के और चीज़ों को समझता है। और ये मॉडल जो है इनकरेज करता है किस चीज़ को, सक्रिय शिक्षण या एक्टिव लर्निंग को ये इनकरेज करता है। और साथ ही साथ डीपर अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग क्लास टाइम, यानी कि अगर आप क्लास के दौरान बहुत गहन तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो आप घर से उस चीज़ को पढ़ के आते हो और क्लास के दौरान जो है उस चीज़ को समझते हो वापस से। तो इसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। तो इसमें उल्टा हो जाता है ना, नॉर्मली क्लासरूम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो क्लास के दौरान एक्टिवली लर्न करता है और पैसिव लर्न करता है होम पे, लेकिन इसमें ये फ्लिप हो जाता है, यानी ये उल्टा होता है इसका। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड, स्टूडेंट्स स्टडिंग कंटेंट एट होम एंड एंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग ड्यूरिंग द क्लास। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। ये फर्स्ट वाला तो नॉर्मली जो होता है वही है, और दूसरा है टीचर डिलीवरिंग लेक्चर्स ड्यूरिंग द क्लास। ये तो मान लीजिए कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया आपका। टीचर सेंटर्ड अप्रोच जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर्स को सुन रहे हैं, ये भी नहीं होगा इसका। तो यानी कि ये थर्ड जो है इसका, छात्र घर पर सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं और कक्षा के दौरान सक्रिय सीखने में संलग्न है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सुकराती पूछताछ पर आधारित है? यानी जो सुकरात विधि है, सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग जिसे हम कहते हैं, उस पर आधारित है। पहला है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, दूसरा है वाद विवाद विधि यानी डिबेट मेथड, तीसरा है सहयोगात्मक शिक्षा यानी कोलाबरेटिव लर्निंग, और चौथा है डायलॉगिक टीचिंग यानी संवाद शिक्षण। बताइए इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग या फिर सॉक्रेटिक मेथड, जिसे हम सुकरात विधि भी कहते हैं, उसके ऊपर आधारित। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, और सोचिए कि सॉक्रेट्स ने उस टाइम पे ये विधि दिया था जब वाद विवाद जो है इसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। उस समय पे ये विधि देना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। सॉक्रेट्स ने इसको दिया था, है ना। और ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायलॉगिक टीचिंग। तो देखिए इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको डिबेट मेथड में और डायलॉगिक टीचिंग में, लेकिन देखिए डिबेट मेथड और डायलॉगिक टीचिंग में क्या अंतर है बता रहा हूँ। देखिए अगर आप डायलॉगिक टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डायलॉग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट आपस में क्वेश्चनिंग करके चीज़ों को समझते हैं। टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे, स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करेंगे और इससे आइडियाज़ वो एक्सप्लोर होंगे, डीप थिंकिंग होगा। और सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग जो है ना ऐसा ही होता है। इस मेथड में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपसे क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ दूंगा कि आप अपने अनुभव बताइए। आप अगर पेरिस गए हो तो मैं पूछूंगा आप अपने पेरिस जाने का अनुभव बताइए। तो इसमें आप खुले मन से आप हर चीज़ को समझा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको 4 ऑप्शन देके कुछ पूछ रहा हूँ तो वहाँ पर आप बाध्य हो जाते हो। तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन से ही डेवलप होता है ना, और डिस्कशन करने से डेवलप होता है। तो डिबेट मेथड नहीं होगा। डिबेट में क्या करते हैं कि वहाँ पर तो बच्चे जो है वो आपस में ये डिबेट कर रहे हैं, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। लेक्चर मेथड तो बिल्कुल नहीं होगा। कोलाबरेटिव लर्निंग भी, इसमें बच्चे जो है आपस में कोलाबरेट करके एक दूसरे का हेल्प करके जो है सीखते हैं। लेकिन सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन आंसर तरीके से होता ही है कि आप क्वेश्चन दोगे, मैं आंसर करूंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दोगे। तो ये एक डायलॉग की तरह होता है। डायलॉगिक टीचिंग इसे हम कहते हैं, संवाद शिक्षण कहते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। तो आई होप कि आज के इन 10 क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला हो, और अपने आंसर्स जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। इससे यूट्यूब जो है इस काम को दूसरों तक भी रिकमेंड करता है, दूसरों को भी मदद हो जाएगी और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस क्लास में यहीं तक, और अपने अनुभव की कैसा लगता है आपको ये क्लास करके, और हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना है।
और हमारे लर्नर्स का ये कमेंट भी आता है कि सर प्लीज़ कंटिन्यू रखें, तो ज़रूर रखा जाएगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट के जरिए अपने सपोर्ट को दिखा सकते हैं, लाइक के जरिए दिखा सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।